इस चैप्टर को जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो इस चैप्टर के स्टार्ट में ही पहला टॉपिक जो आपको मिलेगा ना, वो है ऑपरेशन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑपरेशन। आप सब बच्चे जानते हैं कारोबार अमूमी तौर पे दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं। एक बिजनेस ऑपरेशन डिवाइड होता है सर्विसेज के एंगल से। तो जो सर्विसेज के एंगल से कारोबार होते हैं उसमें आता है कौन कौन, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, उसके अंदर हमारा कॉलेज आ जाता है, एकेडमीज आ जाती हैं, इंटरनेट आ जाता है, स्कूल आ जाता है, ये सर्विसेज है। लेकिन गाड़ियां बनाना, मोटरसाइकिलें बनाना, ठीक है, एसी बनाना, ये सारे आते हैं किसमें, ये मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगे। गुड हो गया। तो हम जो जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग। अब जब आप मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं तो आपकी किताब में आपको सबसे पहले एक तस्वीर मिलती है। वो तस्वीर बड़ी जबरदस्त है, जो बता रही है कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस में अगर आप देखें तो इन्होंने हमें जो पहला बात की है ना, मैन्युफैक्चरिंग की बात की हुई है, लेकिन यहां पे इन्होंने सर्विसेज का जिक्र बहरहाल किया है। चले, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके अंदर वो कहते हैं एक ऑपरेशन मैनेजर होता है जो डायरेक्टर ऑपरेशंस के अंडर काम कर रहा होता है। तो वो क्या करता है, वो ह्यूमन को हायर करता है, वो कैपिटल यानी मशीनरी ढूंढ के लाता है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को मिलाता है, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को मिलाता है, कस्टमर से डेटा लेता है, मटेरियल इकट्ठा करता है। इन सब चीजों को वो क्या कहते हैं, इनपुट। तो वो इस इनपुट को प्रोसेस में दाखिल कर देता है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा था, इनपुट की भी वैल्यू होती है, चाहे लकड़ी भी हो उसकी वैल्यू होती है। लेकिन इस सारे अमल के दौरान या तो वो गुड्स बना देता है या वो सर्विसेज बना देता है, यानी उसकी वैल्यू में खातिर ख्वाह इजाफा करके वो इसे डिलीवर कर देता है, जिसके अंदर फर्नीचर दिखाया गया है, कैमरा दिखाया गया है, गाड़ी, एयरप्लेन की सर्विसेज, एजुकेशन, और उसके अलावा जो है आपको जो है फूड आर्टिकल्स दिखाए गए हैं, ये बन के आ जाते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को उसने कन्वर्जन प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस या वैल्यू एडिशन प्रोसेस का क्या कहा बच्चों, कन्वर्जन प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस या वैल्यू एडिशन प्रोसेस का उसने इसको नाम दिया है। लेकिन इस सारे काम का निगरान जो है वो कौन है, ऑपरेशन मैनेजर, जो किसके अंडर काम कर रहा है, डायरेक्टर ऑपरेशन के। और डायरेक्टर ऑपरेशन आया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, जहां सीईओ और चेयरमैन वगैरह बैठे हुए, यानी ऑर्डर इसको वहां से आ रहे हैं। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब बात यह है कि मैनेजमेंट, सबसे दो चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी, एक तरफ मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और दूसरा प्योरली ऑपरेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसे हो रही है, किस तरह से हम वाटर, माल्ट, होप्स, यीस्ट को लेकर कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, इनपुट को आउटपुट में कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सारी बात यहां से शुरू हुई। तो यहां पे जब तफसील शुरू करता है तो वो कहता है कि ये तो कहता ही है कि हमें ऑपरेशन को मैनेज करना है और सक्सेसफुली हमें इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है। लेकिन हमारा राइटर ज्यादा जोर देता है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं, बल्कि एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जिसके अंदर वेस्ट ऑफ मटेरियल, वेस्ट ऑफ टाइम कम से कम है, और कम से कम मटेरियल और टाइम इस्तेमाल करके मैक्सिमम आउटपुट को हासिल करना है। यानी इनका इस्तेमाल मिनिमम हो और आउटपुट जो है वो मैक्सिमम हो, और उसके साथ साथ इसकी क्वालिटी अच्छी हो और ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंश्योर करे। तो लिहाजा वो कहता है कि हम इसको इस मामले में क्या करते हैं कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक कहते हैं कि मस्ट बी अवेयर ऑफ द रोल ऑफ दिस डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि ये चेन ऑफ कमांड कैसे काम कर रही है और इसके अंदर ऑर्डर कैसे आते हैं। आप जानते हैं चेन ऑफ कमांड से मुराद ये होती है कि ऊपर वाले लेवल से ऑर्डर लेके आने वाली एक चेन, कम्युनिकेशन का साइकिल। तो वो कहते हैं चेन ऑफ कमांड ऑफ अ कंपनी जो है वो फ्लो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे तक लेके आती है, और आप जानते हैं जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो अल्टीमेटली आपको उसके साथ साथ अथॉरिटी भी डेलीगेट की जाएगी, और उसका मकसद ये होगा कि आप एफिशिएंट मैनर में अपने काम को सरंजाम दे सके। तो ये बेसिकली इसका इनिशियल पर्पस।
आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए कि यहां पर आपको नजर आएगा एक तरफ सीईओ है, ठीक है। सीईओ क्या कर रहा है जी, हेड ऑफ फाइनेंस है, उसके साथ साथ क्या है, हेड ऑफ ऑपरेशन है, हेड ऑफ मार्केटिंग है। ये सारे के सारे जो है वो सीईओ या प्रेसिडेंट के अंडर है, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन से वाला है, हेड ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। उसके अंडर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स है, मैनेजर प्रोडक्शन, यूनिट ए, यूनिट बी, मुख्तलिफ यूनिट्स हो सकते हैं। अच्छा, अब आपने ज़हन में ये रखना है कि बात असल में ये होती है बच्चों कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ऐसा ही होता है कि ये सेक्टर इसके अंडर आ जाते हैं, लेकिन सर्विसेज में मुख्तलिफ डिजाइन हो भी सकता है। अच्छा, तो अब दूसरी तरह देखें, ये अभी हम बात नहीं कर रहे, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया तरतीब के एतबार से कि अकाउंटिंग के अंडर कौन कौन से आते हैं, फाइनेंस के अंडर, मार्केटिंग के अंडर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो ये हमने देख लिए। लेकिन देखिए सबसे पहला जो लेवल यहां पे आता है वो आता है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का। अब ये जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है ये आपके चैप्टर का तीसरा पेज है, तीसरा या चौथा पेज है, इस पे दिया हुआ। अब ये जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है इसके अंदर कुछ खास पर्सोनल्स आ जाते हैं। पर्सोनल समझते हैं ना, वो अफराद जिनको खास डेजिग्नेशंस दिए होते हैं, वो अफराद जिनको खास डेजिग्नेशंस दिए होते हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट एंड अदर सिमिलर लोग जो हैं ये क्या होते हैं, शाबाश, एग्जीक्यूटिव मैनेजर होते हैं, यानी ये ऊपर बैठ के डायरेक्शन दे रहे होते हैं। सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और इन्हीं के अंदर एक रिलेटेड बंदा सीएफओ भी होता है। ये क्या होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं। अच्छा, लेकिन ये दूसरा डिपार्टमेंट हेड कर रहा होता है, इसको भी हम जिक्र करके आए हैं, ये वाला, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर हम ये बात कर रहे थे कि ये टाइटल्स होते हैं, और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग की हिकमत अमली को तय करते हैं। तो इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग में हिकमत अमली होती है, बिल्कुल होती है। प्लान करना पड़ता है, प्लान जो है वो किस तरह का बनाएंगे, वर्टिकल आउटले बनाएंगे या यू शेप बनाएंगे, ये डिजाइन करना होता है इन्होंने। टेक्नोलॉजी का इंतखाब करना होता है कि किसी एक मुल्क की होगी या मुख्तलिफ मुल्कों की टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। जैसे हमारी जितनी जापानीज मैन्युफैक्चरर है वो जापानीज टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी लाए, और जो लोकल है वो डाई कास्टिंग, कटिंग और मोल्डिंग में चाइनीज टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और इंजन वगैरह में कोरियन को भी चला देते हैं, मिक्सअप ब्रीड चलाते हैं। जैसे कि हमारा एडम वालों का शहजोर है, आपने देखा होगा, डाला है, एक बड़ा सा ट्रक है, ठीक है। इसी तरह से हमारे मास्टर फॉर लैंड की बसेस हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मिक्सअप स्ट्रेटेजी बना देते हैं। तो ये हिकमत अमली बनानी पड़ती है, स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ती है कि सारी की सारी टेक्नोलॉजी कहां से लानी है। मैं तो बल्कि इसके हाथ में हूं कि आप हाईब्रिड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लेकर आए, यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो कार की डिजाइनिंग जो है उठा के किसी जर्मन से करवा ले और बताए लोगों को मैंने जर्मन से करवाई। उसके बाद वो इंजन डिजाइनिंग जो है बेशक मर्सिडीज वालों से करवा ले, ठीक है, कोई एक्सपर्ट हायर करे, पैसे लगाए, और उसके बाद जब इश्तार दे तो बताए कि ये डिजाइन जर्मन से मैंने लिया है, ये डिजाइन मर्सिडीज का है, ये फ्ला का है, ताकि लोकल कंपनियों की गाड़ियां जल्दी बिकना शुरू हो जाए, और उसके अंदर फिर वो क्वालिटी देंगे तो अल्टीमेटली बड़ी जल्दी सब्स्टिट्यूट बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। और हमारे यहाँ ये भी है कि फॉरेन कार की तरफ रैश ना कर दें। हमारे यहाँ जो कस्टमर है फॉरेन इंपोर्टेड गाड़ी नहीं खरीदनी चाहता, सॉरी लोकल गाड़ी नहीं खरीदना चाहता। पहले आप वैन बनाएं, या आप पहले पिकअप बनाएं, फिर वैन बनाएं, फिर गाड़ी पे आए, तो ग्रेजुअली आप पहले लर्न करें, देन गो टुवर्ड्स दैट, तो फिर आपके लिए मार्केट ज्यादा ओपन हो जाएगी। एनीवे, सो वापस आते हैं, लुकिंग चूजिंग प्राइमरी डायरेक्शन ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट्स। तो ये बाकी सारे डिपार्टमेंट को जो प्राइमरी डायरेक्शन है वो इन्होंने देनी होती है, और ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी कि जो आउटकम ऑफ स्ट्रेटेजी होगा उसके जिम्मेदार ये होंगे। अगर कोई आउटकम गलत निकला तो फिर स्ट्रेटेजी में इनकी कोई जरूर फ्लॉ होगा, कोई खामी जरूर होगी। सो वाइज एग्जीक्यूटिव मैनेजर जो है ना वो हमेशा क्या करते हैं, वो इनपुट ढूंढते हैं, फीडबैक फ्रॉम द रेलेवेंट एंड टेक्निकल मैनेजर।
तो टेक्निकल मैनेजर से एडवाइस लेके इनपुट लेके आते हैं कि गाड़ी के लिए चादर कौन सी अच्छी रहती है, गाड़ी के लिए पेंट कौन सा ड्यूरेबल रहता है, और जनाब किससे कस्टमर कितना ज्यादा मुतमिन होता है। वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके फिर डिवाइस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी। यानी तमाम स्टेक होल्डर्स की राय को क्या करते हैं, वो कंसीडर करते हैं। तो जो लोग सबकी राय के साथ चलते हैं, सबको मामलात में इन्वॉल्व करके चलते हैं, उनके काम हमेशा बेहतर होते हैं, क्योंकि मशवरे में हमेशा बरकत होती है। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब आगे बात किसकी, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन मैनेजर। अब ये उसके बाद वाला बंदा है, यानी हायरार्की के एतबार से देखा जाए तो ये उनके जो प्रीवियस हमने पढ़े थे कौन से, एग्जेक्टिव मैनेजमेंट से यहां पे आ गया। ठीक है जी, मिडिल लेवल पे, मैनेजर लेवल पे। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन मैनेजर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इज द लीडर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इज अ लीडर ऑफ प्रोडक्शन वर्कर एंड सुपरवाइजर। तो ये लीडर है किनका, सुपरवाइजर का और वर्कर्स का। तो आप ये जानते हैं सुपरवाइजर और वर्कर बिल्कुल निचले लेवल पे आते हैं, यहां पे वेरी बिलो लेवल। और जो सुपरवाइजर होता है वो ब्लू कॉलर्ड होता है। ब्लू कॉलर्ड का मतलब वो भी प्रोडक्शन में वर्कर ही होता है, लेकिन उनमें से कोई सीनियर होता है। तो यहाँ पे ये जो निचला लेवल है, यहाँ सारे के सारे टेक्निकल लोग आ गए ना, जो डायरेक्टली मशीन से वाबस्ता है। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर इनके इन बिटवीन हो सकता है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर आमतौर पे जब मीटिंग में आता है तो उसने सूट बूट पहना होता है, लेकिन जब वो प्रोडक्शन यूनिट में जाता है तो वो वही किट पहनता है जो दूसरों ने पहनी हुई है, लेकिन उसकी किट पे कोई ऐसा टैग या कोई ऐसा कलर डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है कि ये मैनेजर है, सुपरवाइजर नहीं, ताकि उसकी डिग्निटी को भी जाहिर किया जाए। ये जरूरत होती है, जैसे हमारे यहाँ फौज में स्टार्स, जनरल वगैरह के स्टार्स और वो सारे लगे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इनमें भी जरा डिस्टिंग्विश कर दिया जाता है। तो लिहाजा मोस्ट प्रोडक्शन मैनेजर रिपोर्ट डायरेक्टली टू द एग्जेक्टिव मैनेजर। ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं किसको, एग्जेक्टिव मैनेजर को, जो ऊपर है इनके। ठीक है जी। और ये जो सबऑर्डिनेट इनके होंगे वो होंगे सुपरवाइजर एंड वर्कर्स, लेकिन सुपरवाइजर इनको आंसरेबल होंगे और ये एग्जेक्टिव डायरेक्टर को आंसरेबल, एग्जेक्टिव मैनेजर को आंसरेबल होंगे। तो एग्जेक्टिव मैनेजर इनका बॉस है और ये सुपरवाइजर के बॉस, और सुपरवाइजर वर्कर का बॉस। क्लियर? अच्छा, तो अब देखिए डायरेक्टिव्स फॉर मैनेजिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसको जो हिदायत आएंगी वो एग्जेक्टिव मैनेजर से आएंगी। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस वहां से आएगी। ठीक है, ए वाइज प्रोडक्शन मैनेजर विल सीक इनपुट फीडबैक फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइजर एंड प्रोडक्शन एम्प्लॉइज रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी। अब जो समझदार किस्म का मैनेजर होता है, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन मैनेजर होता है, वो हमेशा अपने सुपरवाइजर और वर्कर की राय की बड़ी कदर करता है और उससे बड़े मसाइल हल होते हैं। आपको पता है टोयोटा जब क्वालिटी लीडर बना तो इसकी क्वालिटी लीडरशिप में सबसे बड़ा बात क्या थी, इसने अपने अमेरिका के प्लांट के वर्कर से कहा था कि हर वर्कर से हमें 5 तजावीज चाहिए, 5 सजेशंस चाहिए। वो सजेशन सारी की सारी इकट्ठी की गई और आप यकीन करेंगे उंगलियों पे गिन सकते थे चंद एक सजेशन जिन पे अमल दरामद नहीं किया गया, सारी सजेशन पे अमल दरामद किया गया। अब सारी बात है 5 में नहीं होगा ना, आपकी मेरी 2 कॉमन हो सकती है, क्योंकि आप और मैं एक ही जगह काम कर रहे हैं। क्या ख्याल है? तो लिहाजा उन्होंने सारी तजावीज पे अमल किया और टोयोटा मार्केट लीडर बन गया कार मैन्युफैक्चरिंग। यानी ये तजावीज को मानने का इतना फायदा होता है कि वर्कर ने कहा मेरी बात मानी गई है, मुझे वो फैसिलिटेट किया गया जैसे मैं काम करना चाहूं, तो वो ज्यादा मेहनत से काम करने लगे, वो अपने काम में ज्यादा मुखलिस हो गया, सिंसियर हो गया, रिजल्टेंटली वी गॉट द बेटर रिजल्ट्स। तो ये जो समझदार प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं वो हमेशा अपने सुपरवाइजर और एम्प्लॉयज की राय को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं जब मैनेजर था ना तो बहुत सारे लड़के जो है ना वो मेरे अंडर काम जो करते थे वो कहते हैं आप यकीन करें इनिशियली हम ये सोचते थे सर को कुछ नहीं आता, ये तो हर बात हमारे से पूछते हैं और जो हम हाल बताते हैं वो ये तजवीज कर देते हैं और उसी को ये चुन लेते। लेकिन वो कहते हैं कि थोड़े अरसे बाद हमें काम करने में मजा आना शुरू हो गया और सर की आदत इतनी अच्छी थी कि हर 15-20 दिन बाद एक टूर लेके जा रहे हैं, पैसे भी ला के,
गपशप ये वो, इधर जाना है, खाना सबने इकट्ठे खाना है, खाने के 2 टाइम रखे हुए थे, आधा स्टाफ एक दफा। तो एक दिन मैंने जूनियर स्टाफ के साथ खाना खाना, एक दिन मैंने जरा उनसे सीनियर, अपने तो सारे जूनियर था। तो वो रिलेटिवली ये हो गया कि वो लोग आज भी कहीं मिल जाए तो वो याद करते हैं। जैसे मैं यूएमटी में गया था तो वहां के डीन का जो हेड है एक का, वो भी उनमें से एक है। तो वो याद करते हैं कि सारा आपके साथ काम करके हमें बड़ा मजा आया था। तो यू सी ये एक अच्छे मैनेजर की खुसूसियत होती है कि वो हुक्म नहीं चलाता, अपने इल्म से, अपनी स्किल से और उनकी तजावीज से काम चलाता है, हिकमत से। तो वो ज्यादा अच्छा काम चला सकता है। तो रिजल्ट ये हुआ कि वेरी सून दे कम टू नो कि सर को ये नहीं कि आता नहीं है, मसला ये कि सर डेमोक्रेसी के कायल है और वो हमें फैसलों में इन्वॉल्व करते हैं, वो हमें टीम लीडर बनाते हैं। तो लिटरली उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि ये तो बहुत बेहतर मैनेजर है। लेकिन बहरहाल फिर हुआ ये कि उसकी उससे पॉपुलैरिटी बढ़ गई और उस पॉपुलैरिटी से कुछ सीनियर तंग आ गए और उन्होंने मुझे वहां से हटवा दिया और हटवा कर मुझे प्रमोशन दी, मेरी तनख्वाह बढ़वाई। लेकिन एक्चुअली उन्होंने मुझे खुडे लाइन लगाना था, तो मुझे मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बना दिया, ग्रुप मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पूरे ग्रुप का मैनेजर ऑफ ग्रुप मैनेजर ट्रेनिंग एंड, जितना ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है पूरे का ट्रेनिंग का हेड ये। लेकिन इंक्रीमेंट भी दे दिया कि इसको फील भी ना हो, और मुझे ऑपरेशन से साइड पे भी कर दिया गया ताकि ये हमारे मामलात में सामने ना आ जाए। जिस तरह से ये जूनियर स्टाफ में पॉपुलर हो रहा है, किसी वक्त अलमे बगावत ना बुलंद हो जाए। तो ये है। लेकिन आप यकीन कर लीजिए उनमें से कोई बंदा भी लेटर ऑन कामयाब नहीं हुआ। जो बंदा सीट से चिपक जाएगा वो कभी तरक्की, मैनेजमेंट में आपने जाना है, तरक्की का असूल याद रखें, अपने लिए अगली सीट पे जगह बनाएं और जूनियर के लिए खुशी से अपनी सीट छोड़ें। तरक्की का तरीका ही है। अगर आप एक सीट से चिपक जाए, मैं नहीं आता किसी ने बैन देना, तो बेवकूफ तुम उसको नहीं रोक रहे, तुम अपनी तरक्की रोक रहे हो। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी तरक्की रोक ली। आज खबरें, हालांकि कि मुझे पता है मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लोग थे, अगर वो मेरी केयर ना करते, अपनी ग्रोथ पे केयर करते, तो वो आज से बहुत आगे निकल सकते थे। इसलिए लिहाजा अक्लमंद मैनेजर का काम यह है कि आगे बढ़ना है और दूसरों के लिए जगह छोड़नी है। तरक्की का तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है। और अल्लाह पे आस रखें, कोई मसला नहीं है, उनको रास्ता देंगे, आपका रास्ता अल्लाह बना देगा। अच्छा बच्चों, अब यह है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन मैनेजर। अब बच्चों आगे आ गया प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइजर। अब आप नीचे आ गए हैं। पहले आप टॉप पे थे, कहां पे, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, फिर कहां पहुंचे, अब कहां पे हैं, प्रोडक्शन लाइन मैनेजर। अब प्रोडक्शन लाइन मैनेजर जो है, एक्चुअली दैट इज द लियाजोन बिटवीन द प्रोडक्शन वर्कर्स एंड प्रोडक्शन मैनेजर्स। अब ये जो सुपरवाइजर है ना, इसका रोल जो है ना एक इंटरफेस का है। जैसे विंडोज हमें कंप्यूटर से मिलाता है, तो विंडोज एक सॉफ्टवेयर है, हमारे साथ इंग्लिश में बात करता है, उसके साथ बाइनरी लैंग्वेज में बात करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता है। यहां सुपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। एक तरफ वर्कर से बात कर रहा है, जहां जाके बड़ी देसी तरीके से बात होनी है, और एक तरफ मैनेजर के साथ बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात होनी है। दोनों के दरमियान इंटरफेस का रोल प्ले कर रहा है, वो दोनों के दरमियान लियाजोन जो है वो पैदा कर रहा है। जो मैनेजर ने इंस्ट्रक्शन दिया वो नीचे जाके वर्कर को समझाएगा, तो जो वर्कर काम कर रहे हैं उसका फीडबैक जाके मैनेजर को देगा, और मैनेजर आगे उसकी रिपोर्ट बना के एग्जीक्यूटिव मैनेजर को उसकी समरी भेजेगा या उसको समराइज करके बताएगा हम क्या कर रहे हैं। इस तरह प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा इंटायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, और प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर प्रोडक्शन। तो ये आप कह लीजिए लाइन सुपरवाइजर सिर्फ अपने यूनिट के प्रोडक्शन या असेंबली लाइन या किसी एक चीज का जिम्मेदार होगा, जबकि मैनेजर पूरी प्रोडक्शन का जिम्मेदार होगा और एग्जीक्यूटिव मैनेजर स्ट्रेटेजी का जिम्मेदार होगा। एग्जीक्यूटिव मैनेजर स्ट्रेटेजी यानी हिकमत अमली प्लान को सही इंप्लीमेंट करने का जिम्मेदार होगा, और मैनेजर पूरे प्रोडक्शन यूनिट का हेड होगा, जबकि ये जो सुपरवाइजर है ये किसी एक जगह पे जाके उसको सुपरवाइज करेगा। इसलिए आपको समझ जाना चाहिए कि एक एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन मैनेजर के अंडर ज्यादा मैनेजर प्रोडक्शन हो सकते हैं, और एक मैनेजर प्रोडक्शन के अंडर काफी सारे सुपरवाइजर्स हो सकते हैं।
प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स हो सकते हैं। लिहाजा ए प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइजर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल असेंबली लाइन्स, यानी वो मल्टीपल असेंबली लाइन्स को देख सकता है विद इन ए सर्टेन प्रोडक्शन लाइन। तो वो सर्टेन प्रोडक्शन लाइन के अंदर बहुत सारी चीजों को देख सकता है। Essentially for production manager to rely on the manufacturing strategy given to him, तो जो उसे स्ट्रेटेजी दी गई है वो उसी को रिलाय करेगा और आगे लाइन सुपरवाइजर्स को उसे प्रोवाइड करेगा। क्लियर बच्चों? और आखिर में आगे बेचारे कौन? प्रोडक्शन वर्कर्स। इनका काम क्या है? प्रोडक्शन वर्कर जो है बिल्कुल बॉटम पे है। बॉटम का मतलब अगर ये मैनेजमेंट का लेवल्स है तो ये बेचारे बिल्कुल लोअर लेवल पे यहाँ काम कर रहे हैं। लिहाजा ये क्या कर रहे हैं? However, production worker is one of the most important piece to be manufacturing strategies set forth by the executive management. ये इसका बहुत अहम रुकन है। वो कैसे? जंग का प्लान टॉप से होता है, लेकिन जंग की विक्ट्री सोल्जर से शुरू होती है। कभी प्लान से विक्ट्री शुरू, जितना मर्जी अच्छा प्लान बना ले, नीचे अगर सोल्जर फोकर होगा तो वो भाग जाएगा, वो चलेगा ही नहीं। जैसे अगर बात है, शायद किसी को कोई गैर मुल्की सुन ले इसकी रिकॉर्डिंग तो वो माइंड करे, जैसे कि हमारा जो स्विफ्ट रिटार्ड का ऑपरेशन था तो शुरू हो रहा है 9:30 बजे और 9:52 पे जाना जी मिग 21 साहब आ रहे हैं लड़ने के लिए। तो उन्होंने जाके पूछो पाइन 9:30 बजे तो जहाज साढ़े बॉर्डर दाखिल हो गए सन। ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਨੂੰ कम से कम 9:10 से पता सी जो जहाज इधर उड़े ने। When the our fighters were taken off, your satellite tell you कि उनकी डायरेक्शन आपके बॉर्डर की तरफ है। यानी 9:10 पे आप मान रहे हैं कि आपको पता था कि जहाज आ रहे हैं, तो फिर 9:30 बजे वहां कोई क्यों नहीं था? सवाल तो ये है। तो 9:30 बजे वो आराम से गए, मिग JF-17 साहब, ठीक है जी, पुराने हमारे मिराजेस गए, वहां जाके अपने मर्जी के डिपो तबाह किए। तबाह करने के बाद वो वापस आ रहे हैं और वापस आके कितने बजे? यानी आपको 9:10 था, 9:52 पहला आपका मिग 21 आ रहा है और Su-30 आ रहा है। जबकि आपने दो बेसिस के ऊपर कहा है कि इनको रोको, तो वो रोकने क्यों नहीं आए? कहते हैं कि उनमें से कुछ मिराजिस हमारे सैटेलाइट पे, हमारे रडार पे नजर आया पायलट्स को, लेकिन वो वापस चले गए। वापस क्यों चले गए? तो अब एक रिपोर्ट आई, पता चला कि हम जब आगे गए तो हमें नजर ही कुछ नहीं आ रहा, हम क्या लड़े। उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिकली इतने बेटर तैयारे थे जो उनके रडार में नहीं आ रहे, तो उनको नजर ही नहीं आ रहा, वो तबाह किसको करने जा रहे। सो दे केम बैक, उन्होंने कहा जी काम तो हो चुका, हम वापस जा रहे हैं, जबकि वो वहीं थे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक सूट पहन रखा था वो इतना बेहतर था जिसको मिराज 2000 का रडार पकड़ ही नहीं सकता। लिहाजा उन्होंने अपना काम किया, वापस आ गए। जो दो तैयारे पीछे आए और एक उनके इलाके में ही था, उसका रडार जाम कर दिया हमारे पायलट्स ने, क्योंकि हमारे रडार ज्यादा अच्छे थे। उसको जब ब्लॉक किया, वो हमारे इलाके में दाखिल हुआ, तो हमारा प्लान ये था अटैक करने गए मिराज और JF-17, लेकिन जो तैयारों ने पीछे आना था उनको इंटरसेप्ट करने के लिए F-16 की ड्यूटी लगाई गई थी। लिहाजा F-16 ने उनको जैसे ही देखा, उनमें से जो उनकी रेंज में आया उन्होंने उड़ा दिया, तो दो तैयारे उड़ गए। फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर शाम को उन्होंने अपना एक हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। उन्होंने शायद पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर ही तबाह कर दिया, वो भी उनका अपना। लिहाजा नतीजा ये हुआ। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने अभी जंग की बात की है ना, कि जितना मर्जी अच्छा प्लान कर ले, आपका सोल्जर अगर नीचे अच्छा नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। तो अब जो रिपोर्ट आई उसमें चला कि कुछ पायलट बाथरूम में घुस के वो आधे घंटे से पहले निकले नहीं होगा, जो हमें तो प्रॉब्लम आई है, पेट में रोड उठ गए। कुछ पायलट्स ने उसी वक्त उस ब्रीफिंग में कहा कि आप JF-17 के बाद मिग 21 लेके जा रहे हैं, वो आज का तैयार है और ये आज से 70 का तैयार है, 170 का, ये उससे सुसाइडल मिशन आप हमें दे रहे हैं। ये तो जैसे ही जाएगा वो तो कहे ये तो एक बंदा आया ना, वो कहते हैं कि 10 भी आते 10 के 10 उड़ जाने थे। और आप अभिनंदन से जाकर पूछो, कहते मुझे तो पता ही नहीं मानते, मुझे तो बस बीप बोली है कि मिसाइल मेरे पीछे है। उतनी देर में वो लग चुका था, मैंने इंजेक्शन कर ली और तकरीबन 70 किलोमीटर दूर से तबाह कर दिया F-16 ने उसे। F-16 भी उसको नजर नहीं आया। अभी उसके पास मजीद 4 मेरा हाल है 4 लोड किए होते हैं, एक यूज किया हुआ है एक जहाज के पास, और वहां 10 जहाज है। इसका मतलब है कमोबेश उस एरिया में उस तरह के मिसाइल जो इन दी एयर थे
वो 20 थे, तो अगर तुम 10 तैयारे भी भेजते तो 10 के 10 तुम्हारे ठाए हो जाने, तो वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी, तुमने भेजे नहीं है। ऊपर से बहादुरी दिखा रहे हैं कि देखे जी उनके 10 तैयारे थे, हम 2 गए, ये तो हमाकत है, तुमने बाकी के तैयारों का 4 डालना था, तुम भी 40 ले आते, वैसे तो मना किया। देखो ना असि 10 मुंडे भेजे, साढ़े 2 गए सन मार खाए, तो 5 जने तुम घर भी रखे ना, वो लैन दे चुके, सीधी गल है। तो बात ये होती है बच्चों कि ये बिल्कुल एफिशिएंसी की बात है कि आप कितने एफिशिएंट है अपने काम में। तो जो सक्सेस होती है वो सोल्जर से शुरू होती है। ये लम्स यूनिवर्सिटी का बड़ा अच्छा प्लान बना हुआ है, एकेडमिक कोर्स आउटलाइन अच्छी है नहीं, एक्चुअली कोर्स आउटलाइन तो अच्छी है, बट लम्स के टीचर उनको अच्छी तरह फॉलो करते हैं। तो सक्सेस तो टीचर कॉलेज में क्या होता है, ऑपरेशन वर्कर होता है। अगर वो क्लास में जाके उसको डिलीवर वैसे नहीं कर रहा तो काम खत्म हो गया। अब ये जितने इदारे यहाँ पे आप कहें जी अच्छे हैं, लम्स अच्छा है, पंजाब से अच्छी है, या यूएमटी अच्छा है, तो आप क्यों कहेंगे उसको? इसलिए कहेंगे कि वो ऑपरेशन वर्कर उसका अच्छा है, वो जो प्लान दिया जाता है उस पर अमल दरामद करता है। तो लिहाजा अमल दरामद इन लोगों ने करना है। अगर ये उनकी बात मानेंगे, रिपोर्ट प्रॉपर करेंगे सुपरवाइजर को, जो प्रॉब्लम्स आएंगे तो काम अच्छा होगा। क्लियर बच्चों? तो ये हमने पूरी पिक्चर आपके सामने ड्रॉ कर दी। क्लियर जी? तो ये बच्चों एक एरिया हमने इसका कवर कर लिया।